प्यार बच्चों नमस्कार, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसी का आज पार्ट 3 बच्चों। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है और उससे जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि और ये टॉपिक बहुत मजेदार बटो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं क्योंकि स्फेरिकल मिरर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और लेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि मिरर, स्फेरिकल मिरर के बहुत सारे टर्म्स होते हैं प्लस फॉर्मूला, और इसमें साइन कन्वेंशन क्या लेना है सबसे जरूरी। साइन बच्चे गलत करते हैं कि कौन सा साइन डालना है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है साइन सेंसिटिव होता है बच्चों। तो वो सब हम लोग अभी देखने वाले, तो मैं शुरू करता हूँ बच्चों। ठीक, तो पहले समझते हैं आखिर मिरर बनेगा कैसे। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसा मानते हैं कि चलो एक ये है, ये एक स्फेयर है हमारा। ठीक, ये मतलब ग्लास का स्फेयर है, होलो स्फेयर है, ग्लास का होलो स्फेयर है। ठीक, तो इससे क्या करेंगे बच्चे, ये ऐसे काट लेंगे और ऐसे काट लेंगे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा काट के साइड कर लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है बच्चों, इसको ध्यान से देखो, मैं इसको काट के साइड कर लिया ऐसे। ठीक, ये क्या है, ये ग्लास का है। अब इसमें देखिए क्या है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये कर्व्ड इनवर्ड है। इधर से देखने से कैसा लगेगा, आप इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, लगेगा ना भाई, बिल्कुल लगेगा सर, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव साइड। ये क्या है भाई, कनकेव साइड। तो इधर से दिखेगा अंदर, कर्व्ड इनवर्ड, तो ये कनकेव साइड इसको बोलते हैं। और ये कैसा है, इधर से जब देखेंगे तो लगेगा कि ये कर्व इधर से बाहर की रोड है, कर्व्ड आउटवर्ड है। क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड। तो इसका नाम है कन्वेक्स साइड। तो ये तो याद रखना भाई कि ये है कनकेव साइड। जब इधर से देख रहे हैं, इसी चीज़ को इधर से देख रहे हैं, तो ये हो गया कन्वेक्स साइड। और ये पूरा स्फीयर एक स्फीयर का पार्ट है बच्चों। ठीक, और यही मेरा क्या एज ए मिरर काम करेगा। तो ये एज मिरर कब काम करेगा देखिए, तो इससे दो बातें हम लोग निकाल सकते हैं। दो बातें क्या निकाल सकते देखिए, अगर यदि मेरा रिफ्लेक्टिंग साइड ये है तो कैसा बनेगा, कनकेव मिरर। मतलब सर देखो ये है, इसी को मैं बना रहा हूँ और इधर से मैंने पॉलिश कर दिया बच्चों। पॉलिश मतलब इस साइड से अपोजिट साइड से पॉलिश करना होता है। इधर से एक लेयर चढ़ा दे, इससे एक लाइट बाहर ना जाए बच्चों। इधर से एक पॉलिश चढ़ाया जाता है, सिल्वर या किसी चीज़ का। उसके कारण क्या होगा, ये मेरा कहलाएगा कनकेव मिरर। ठीक, उसको बोलते हैं बेटा कनकेव मिरर। ठीक, ये कनकेव मिरर हो गया क्योंकि इधर से जो साइड रिफ्लेक्टिंग होगा उससे नाम डिसाइड होगा कि वो कन्वेक्स है कि कनकेव मिरर। तो इधर से लाइट ये हो रहा है, तो ये हो गया कनकेव मिरर। ठीक, अब देखिए यही मिरर है बच्चों, लेकिन अब पॉलिश अंदर हुआ है, इधर से पॉलिश किया गया है, पॉलिशिंग इधर से हो गया। तो रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, ये वाला। और ये कैसा है, कन्वेक्स। तो इसका नाम कन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि कनकेव मिरर कैसा है और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगा। प्लस कभी कभी डायग्राम ऐसे भी रहता है, इसको यदि पलट दे बच्चों तो इधर से देखो, यदि इधर पॉलिश है तो ये भी क्या है, यदि ऐसा पॉलिश है तो ये इधर रिफ्लेक्टिंग साइड है तो ये कनकेव मिरर है। और यदि ऐसा में पॉलिश ये हो गया तो रिफ्लेक्टिंग साइड तो ये है, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो मिरर से रिलेटेड है बच्चों। ठीक, मिरर से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग उसको समझते हैं। देखो बच्चों, पहला चीज़ क्या है कि देखो ये रहा मेरा मिरर का पार्ट। ठीक, ये मिरर का पार्ट है। और मिरर ये बना कैसे बच्चों, ये कहीं एक बड़ा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर से छोटा सा पार्ट काट लिया गया है। ठीक, ये बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका छोटा सा पार्ट हम लोग काट के हटा दिया, उसी का यूज कर रहे हैं बच्चों। तो ये डैश से दिखाएं, तो ये जो स्फीयर है जिसका पार्ट एक मिरर है, उसका जो सेंटर है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, लिखो यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो अच्छा से लिखता हूँ मैं। ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो सेंटर का दो स्पेलिंग होता है बच्चों, एक CNTR और एक ऐसा होता है, एक ऐसा भी लिख सकते हो आप, सेंटर को ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों ही सही है, एक US होता है और एक अमेरिकन इंग्लिश, तो वो मतलब की बात नहीं।
मतलब आप जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, इस पॉइंट को, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। तो मिरर जो है बेटा, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म से पार्ट ऑफ इट। मतलब उस स्फीयर का सेंटर बच्चों जिसका पार्ट, मिरर एक पार्ट है इसका स्फीयर का, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, पहली बात तो ये बच्चों। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या बोल रहा मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब नाम को याद रखना होगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब टर्म आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है बच्चों, उतना आपके लिए अच्छा। देखिए डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं, तभी तो आप सवाल में जो लैंग्वेज लिखा रहेगा वो समझेंगे, तभी तो आप जब वर्ड उसमें क्या लिखा हुआ है ये समझना, यही तो लोग समझ नहीं पाते बच्चों। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसको भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए हर टर्म को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बच्चों, इसी स्फीयर का जो रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस आर लेंथ। स्फीयर मतलब ये मिरर है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये लिख देता हूँ, ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म से पार्ट ऑफ इट। ठीक, मिरर उसके पार्ट है बच्चों, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें समझते हैं आखिर क्या है। और मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मिटाते बेटा, थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक, थोड़ा ढंग से ये बन गया, इधर से पॉलिश कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा है इसको बोलेंगे, इसको मिरर का डायमीटर भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, ये मिरर का डायमीटर है, स्फीयर का डायमीटर नहीं बच्चों, स्फीयर का डायमीटर तो कुछ और होगा, स्फीयर का डायमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग आर से बेटा ये डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये मिरर का डायमीटर हम लोग इसको बोल सकते हैं, मिरर का डायमीटर, स्फीयर का नहीं, स्फीयर का डायमीटर तो कुछ और होगा, ये बड़ा स्फीयर उसका तो डबल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये मिरर का डायमीटर ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि ये मिरर का डायमीटर हो। ठीक, और भी इसको क्या बोलते हैं, इसको अपर्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये जो लेंथ है बच्चों, इस लेंथ को हम लोग अपर्चर बोल सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई। और फिर देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि पोल क्या है। पोल क्या होगा, पोल क्या है, इस मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो ये मिरर यहाँ से यहाँ है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा कहीं, तो इस मिरर की ज्योमेट्रिक सेंटर, तो यहाँ क्या लिखते हैं, ये है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर। ये मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर बच्चों किसका है, मिरर का, स्फीयर का नहीं। स्फीयर का सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग चीज़ है, जो मैंने बताया बच्चों को वो सेंटर ऑफ स्फीयर है जिसका मिरर एक पार्ट है। अभी क्या बात कर रहा हूँ, पोल, इसको पी से नोट करते हैं, पोल को पी से लिख देते हैं बच्चों, पोल ऑफ मिरर। तो पोल क्या होता है, इस जो ये मिरर है, इतना सा मिरर है, तो इसका जो बीच है बटा ज्योमेट्रिक सेंटर बोला जाता है, तो ये कहलाएगा पोल। अब पोल किस पर लाई कर रहा है, वो मिरर पर ही लाई कर रहा है। ठीक, कभी कभी मतलब मोस्टली केस में क्या है, पोल मिरर पर ही लाई करती है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर है इसका। ठीक, ये क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर को पोल बोला जाएगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या बच्चों। अभी थोड़ा टर्म आपको समझना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको समझना ही पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ बच्चों, चौथा मेरा जो टर्म है ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। आखिर ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं बच्चों,
तो अभी हम लोग क्या बनाए थे, एक स्फीयर का पार्ट है बच्चों जिससे काटे थे, तो उसका क्या है, उस स्फीयर का सेंटर क्या है, यहाँ पे कहीं होगा, स्फीयर का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ठीक। तो स्फीयर ऑफ जो ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोल रहे थे, जो स्फीयर का सेंटर है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, ए लाइन लिखिए बच्चों, लिखेंगे ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को जो ज्वाइन कर रहा है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे ही प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, तो नाम याद रखना जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, ये बेटा डिफाइन किया गया ताकि इसी से सब मेजरमेंट लिया जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे मेजरमेंट लेते हैं, तो पहले अभी समझते हैं ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इस पोल और इस सेंटर को ज्वाइन करने वाला। यदि मिरर ऐसा बेटा रखा हो, मान लो ऐसे इस इंक्लाइंड पोजीशन, मिरर ऐसे रख दिया तो मैं कैसे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल यहाँ पे है सर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर हो जाएगा, तो इस लाइन को ज्वाइन करने वाला ऐसे बनेगा, ठीक। तो कोई जरूरी नहीं प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो मिरर कैसा रखा हुआ उस ओरिएंटेशन से पोल और सेंटर कर्वेचर को ज्वाइन कर दो, जो भी लाइन आया वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा बच्चों, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम लोग समझेंगे बच्चों क्या पढ़ेंगे। अब मैं एक और टर्म बता रहा हूँ बच्चों, देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें लाइट को रे माने थे स्ट्रेट लाइन, तो रेज जब पैरेलल रेज आते हैं तो उनका क्या होता है, तो रेज तो बहुत सारे आएंगे बच्चों, ठीक। तब हम पढ़ रहे एक चीज़ जिसका नाम है, इसको बोलते हैं पारा एक्सियल रेज, ठीक। ये समझना बहुत जरूरी, पारा एक्सियल रेज क्या है सर, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे बच्चों, जो आपको शायद पता हो या नहीं पता, आगे मैं बताऊंगा, तो वो सारे जो हम लोग जितने भी डेरिवेशन करेंगे, इमेज कैसे बनेगा क्या बनेगा, तो वो सारे केस हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, पैराक्सियल रेज के लिए। पैराक्सियल रेज एक स्पेशल रेज है बच्चा, जिसका नाम है पैराक्सियल रेज। स्पेशल रेज क्या है, रेज विच आर, ये रेज कैसे हैं, विच आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे रेज बच्चों जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होते हैं, उन रेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं। कौन से रेज, जो रेज बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं, इसी से हम लोग सारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए पैराक्सियल रेज के लिए। और मिरर का बेटा अपर्चर बहुत छोटा लेना होता है, तभी ये सब चीज़ें वैलिड होती। तो मिरर का अपर्चर क्या होगा, छोटा होगा, स्पेयर तो बहुत बड़ा होगा और एक छोटा सा काटे, ताकि जो प्रिंसिपल एक्सिस मेरा बने और रेज बेटा इस पर गिरे तो वो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास हों। कैसे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हों। तो यही है पैराक्सियल रेज। और ये क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ डिफाइन होता है इसी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आपने नाम सुना भी होगा भैया, फोकस। फोकस कब आता है बच्चों, फोकस आता ही तब है जब ये कंसिडर किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है, पैराक्सियल रेज, वरना फोकस नहीं होता बच्चों। ऐसा नहीं कि कोई मिरर में मैं स्पेयर का काट लिया इतना बड़ा और यहाँ पर डाल रहा हूँ रेज तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा, ये बात गलत है बच्चों, ये बात होती ही नहीं। ये मैं आगे बताऊँ कभी 11-12 आप पढ़ेंगे मुझसे। तो अभी बेटा हम लोग फोकस जो है इसकी डेफिनेशन तभी आती है स्फेरिकल मिरर के केस में जब हम लोग पैराक्सियल रेज कंसिडर करते हैं, ठीक। तो फोकस क्या बच्चों, फोकस देखो
when parallel para-axial rays, फोकस भी नहीं बोलना चाहिए बच्चों, इसका एक और भी स्पेशल नाम अलग से लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये क्या है सर? इसको बोलते प्रिंसिपल फोकस बच्चों। व्हेन पैराक्सियल रेज, व्हेन पैरेलल पैराक्सियल रेज इंसिडेंट टू ए मिरर, then they meet at a point called प्रिंसिपल फोकस। भैया उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। किसको बोलते हैं सर? जब ये रेस, समझो बेटा बहुत ही छोटा मिरर है, ठीक, बहुत ही कम अपर्चर का है, वो पैरेलल रेज आ रहे हैं, इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन पैरेलल पैराक्सियल रेज इंसिडेंट टू ए मिरर देन दे मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देन दे मीट, यहाँ लिखना चाहिए बेटा, यहाँ लिख लो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, ऐसा होगा, ये कन्वर्ज, ये मिल जाएंगे बच्चों ऐसे। तो इन्फिनिटी से रे आ रहा है, पैरेलल रेज कहाँ से आ रहे हैं? पैरेलल पैराक्सियल रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो ये एक पॉइंट पे लगेगा, मिल रहा है, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को बोलेंगे बच्चों प्रिंसिपल फोकस। याद रखना, प्रिंसिपल फोकस। सिर्फ फोकस बोल दें तो गड़बड़ी हो जाएगा बच्चों। क्यों गड़बड़ी हो जाएगी? क्योंकि फोकस बहुत सारे पॉसिबल है, इन्फिनाइट फोकस हो सकते हैं। अगर यदि इंसिडेंट रे ऐसे नहीं आके, मैं बताता हूँ थोड़ा, देखो ये मिरर है बच्चों, ठीक, ये मेरा मिरर है, और इंसिडेंट अगर यदि ऐसे गिर रहे होंगे, ऐसे, तो फिर ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये भी तो फोकस कहलाएगा, बट ये प्रिंसिपल फोकस नहीं कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं। कैसा फोकस सर? जो प्रिंसिपल एक्सिस वहाँ पे लाई करेगा, ये देखिए ऐसे, और रेज ऐसे लेंगे बच्चों, तो ऐसे रेज जो पैरेलल आ रहे हैं, ये जहाँ पे मिलेंगे, ये कहलाएगा मेरा एफ। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। यही है सर। कौन है? यही है सर। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जा रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आएगी कि किस टर्म को क्या कहते हैं। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? ये पोल है बेटा, देखो ये मिरर था मेरा, इस पॉइंट को पोल बोले थे हम, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले थे हम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से दूरी कितनी होगी? यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, यही तो मेरा क्या बच्चों, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। शायद रेडियस कर्वेचर मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना। मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फीयर का सेंटर, और इसको लाइन ज्वाइन करते हैं, उसको प्रिंसिपल एक्सिस। और एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं अभी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर पॉइंट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उस रेडियस का लेंथ, स्फीयर का जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसको आर से लिखते हैं बच्चों, आप लिख लेना। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कि लेंथ ऑफ या रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, और पैरेलल ले जाके कहीं मिल रहे हैं एक स्पेशल पॉइंट, इसको क्या बोल दिए? फोकस। वही मैंने लिखा, उसको बोलते प्रिंसिपल फोकस, इसको डिनोट करते हैं ऐप से, ठीक। ये बात होगी। अब हम चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि पी एफ की लेंथ कितनी होगी। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकल लेंथ भैया, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या फोकल लेंथ सर? थोड़ा सा जगह दो भाई, वेट कर। यहाँ लिखता हूँ मैं 7 नंबर। क्या लिखता हूँ बच्चों? फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पोल ऑफ मिरर एंड फोकस, ऐसा लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऐसे लिख दो बच्चों। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आपको आशा करता हूँ ये बात समझ में आएगी कि फोकल लेंथ क्या होगा सर। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल f से, ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक। अब फोकल लेंथ कितना होगा ये आपको याद रखना है। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ होता है फोकल लेंथ। और ये कहाँ से आता है भाई? इसके लिए आपको थोड़ा डेरिवेशन करना पड़ता है बच्चों, वहाँ से आ जाता है। और डेरिवेशन आपके लिए ज़रूरत अभी है ही नहीं, आपके लिए डेरिवेशन कोई मतलब नहीं बेटा, उसका कोई यूजफुलनेस ही नहीं है। वो आप 11th-12th में लोग पढ़ते हैं। तो आप बस इसको याद रखो, क्या होता है r/2। और ये साइन सेंसिटिव बच्चों, क्या है? साइन सेंसिटिव है, साइन सेंसिटिव है सर, बता रहा हूँ क्या है साइन सेंसिटिव। और साइन में बताऊंगा अभी साइन कन्वर्सन बच्चों, और मस्त तरीके से बताऊंगा, आपका कभी गलती नहीं होगी कि साइन कैसे लेना है सर, कौन सा साइन किधर लेना है। और आप ये खट से बता पाएंगे बच्चों कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा। बिल्कुल धड़ल्ले से देखते हुए बता देंगे कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा सर, 1 सेकंड में बता सकते हैं आप। तो मैं 2 लॉ बताऊँगा बच्चों आगे वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल चीज़ बताऊंगा। और बस 2 ही लाइन से आपका काम हो जाएगा। आप मतलब गेस कर पाएंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ पे। हाँ, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, बट आप यदि कोई सिंपल ऑब्जेक्टिव सवाल है तो वो आप खटाक से कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग कुछ टर्म अभी सीखे जो इम्पोर्टेंट टर्म है। फोकल लेंथ क्या है, तो यही सब चीज़ मैं एक बार कन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम से बताता हूँ आपको। देखो मस्त तरीके से रापचिक रिवीजन होगा आपका। देखो ये हो गया मेरा कन्वेक्स मिरर वाइज, ठीक। ये मिरर है बच्चों, और इधर हो गया मेरा सिल्वरिंग, ठीक। ये क्या है भैया, ये तो पता ही चल गया होगा कि ये कर्व आउटवर्ड है सर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड है, इधर से रे आएगा तभी रिफ्लेक्ट होगा, उसको बोलेंगे कन्वेक्सवा मिरर सर। यही तो लिखे हैं आप, बिल्कुल। और भैया जी ये है पोल। इस मिरर का सेंटर को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। बताया था ज्योमेट्रिक सेंटर को पोल बोलेंगे। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे भैया जी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको सी से डिनोट कर देंगे। अब क्या करें सर, अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे मस्त तरीके से, रापचिक तरीके से मस्त बन गया। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों, जो पोल और इसको ज्वाइन करके बना दे। मस्त, अपना काम हो गया। अब देखो अब क्या बनाना है सर, एक और पॉइंट आता है सर प्रिंसिपल एक्सिस में ही, वो इसके और इसके बीच में लाई करता है और उससे r/2 डिस्टेंस में आता है। पर एक्सेल रे के केस में उसको क्या है नाम, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे फोकस बना देते हैं सर, बिल्कुल बच्चों, ठीक। अब देखिए आप बोलेंगे सर फोकस इधर बना दिए, यहाँ तो रे कभी आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आप ब्लू से बता रहे बच्चों, देखो जब इससे पैरेलल ले आएंगे, क्या आएंगे पैरेलल, तो क्या होगा सर, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है बच्चों, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इसका एक और नाम लिख लो, ये डाइवर्जिंग है। क्या है डाइवर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों बोल रहे सर आप? क्योंकि भैया ये रेज को डाइवर्ज कर रहे हैं। ये अगर डाइवर्ज, रेज आ रहे हैं ऐसे और रेज को डाइवर्ज फैला देगा। और कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, रेज को कन्वर्ज कर देते हैं एक जगह।
तो उसको बोलते कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, एक और नाम है इसका। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रेज क्या होगा, जैसे यहाँ पे गिरेंगे ये, तो आप क्या बोलेंगे सर, हमने तो पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम तो वही लगाएंगे। ये बिल्कुल लगाओ, किसने मना किया है? देखिए यहाँ से यहाँ आया, ये इस पॉइंट पे क्या बच्चों, यहाँ पे तो नॉर्मल, ये टेंजेंट नॉर्मल तो यहाँ पे यही होगा, क्योंकि स्फीयर में सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ कर दिया यही नॉर्मल कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। स्फीयर केस में ये होता है बच्चों। ठीक, स्फीयर है तो इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करके टेंजेंट और जो एक लाइन है रेडियस और इस पॉइंट को जोड़ने वाला, वो कहलाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ पे यही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एक रे यूँ आएगा और यूँ वापस चला जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, और जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे बच्चों और पैरेक्सियल रे का कंडीशन डालेंगे, तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि जो पैरेलल रेज हैं वो क्या होंगे। देखो यहाँ पे मान लो मैं लगाता हूँ, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, अच्छा बताना, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा सर, तो इस पॉइंट और इस सेंटर ऑफ जो स्फीयर है इसको ज्वाइन कर दो भाई साहब, ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक, ये ज्वाइन हो गया, और इसको थोड़ा बढ़ा दो, ये हो गया नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस का लगेगा, ये भाई, ये साहब समझ रहे हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब बताना रे कैसे जाएगा, और इससे इतना ही दूरी पर ये रे इधर से वापस चला गया। ये भाई बन जा डायग्राम, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा भाई स्ट्रेट, ठीक ना, डायग्राम हाथ से बना रहा हूँ मैं। ये एंगल आई होगा तो ये रिफ्लेक्ट और ऐसे जाएगा बच्चों, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, ऐसे वापस चले जाएगा, ये भी वापस, और सब कैसे वापस जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि इस फोकस से भैया यदि बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया जाए तो लगेगा कि ये सब रेज सब फोकस से ऐसे निकल रहा है, ये लगेगा ऐसे फोकस से भैया आ रहा है। तो इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर एक्चुअली मिट नहीं होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में ये एक्चुअली रे मिट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा, इट सीम्स दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा ये कि आ रहा है बच्चों, और ये रेज डाइवर्ज हो जाएंगे। तो आपको समझ आएगा कि कन्वेक्स मिरर केस में फोकस पे एक्चुअली रेज मिलते नहीं हैं, वहाँ से लगेगा ऐसा कि ये एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है ऐसा लगेगा। और कनकेव मिरर केस में बताए थे रेज क्या होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बेटा बहुत सारे टर्म हमने पढ़ लिए, 7-8 टर्म पढ़ लिए जो जो इम्पोर्टेंट हमें जानने थे। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, अब हम पढ़ेंगे आखिर कि रे डायग्राम हम बनाते हैं उसके लिए कुछ एक नियम है बच्चों, कुछ रूल्स हमने बना लिए हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुम लगा ही सकते हैं, वो हमारे लिए फंडामेंटल चीज़ है बच्चों, वो तो हम लगा ही सकते हैं हर जगह। लेकिन जो हमें लगाना है यहाँ पे कुछ स्पेशल बेटा अलग से और कंडीशन डाल देते हैं हम। क्या डालते हैं कि पैरेक्सियल रेज है तो उसके लिए चीज़ें कुछ सिंप्लीफाई हो जाती है और एक सेट ऑफ रूल्स बन जाता है डायग्राम को बनाने के लिए। तो हम लोग 3 या 4 ही रहता मोस्टली, वो हम लोग 3 रूल पढ़ेंगे आखिर रे डायग्राम बनाना कैसे है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे दिया हुआ है तो मिरर के केस में ये चीज़ हम लोग समझने वाले बच्चों। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो लास्ट टॉपिक बच्चों कि ट्रेसिंग रे डायग्राम, ये हम लोग समझते थोड़ा कि रे डायग्राम आखिर कैसे बनाना है, क्योंकि ये आपको बाद में थोड़ा इंटरप्रेट करने काम आएगा कि कहाँ पे इमेज कैसे बन रहा है, और ये डायग्राम आपको बनाने में सहायता करेगा बच्चों। और इससे चीज़ें मतलब आसान हो जाती है कैसे आप रे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वो बनाना ही पड़ेगा तभी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो ये हम लोग पहले लेते हैं दोनों मिरर का, देखेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दोनों केस में कैसे क्या होता है। ठीक, पहली बात देखो बच्चों कि क्या है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू, इंसिडेंट रे क्या बच्चों, पैरेलल टू किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू principal axis, then after
आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बच्चों, इट पासेस थ्रू फोकस। इट पासेस थ्रू फोकस और seems to come from focus। फोकस का मतलब सर, मैं फोकस जब भी लिख रहा हूँ बच्चों समझ ला प्रिंसिपल फोकस ही बोल रहा हूँ, वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। आप तो ये डिफ़ॉल्ट है समझ लो कि ये प्रिंसिपल फोकस ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सिम्स बेटा कब आएगा, जब कन्वेक्स मिरर होगा। मैंने बात किया था अभी कि कन्वेक्स मिरर केस में फोकस पे रेज तो कभी जाएंगे नहीं, उस साइड तो रेज जा ही नहीं सकता। तो उस केस में बच्चों वो ऐसे लगे से फोकस से आ रहे और या नहीं तो वो पासेस तरफ हो। देखो यहाँ कनकेव मिरर के लिए मैं बना रहा डायग्राम, ठीक, कनकेव मिरर के लिए डायग्राम, और ये आपको याद रखना, ठीक। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है बच्चों, और ये ऐसे हैचिंग किया, ठीक। और यहाँ कहीं सेंटर कर्वेचर है, यहाँ कहीं फोकस है। अब कोई रे यदि पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे फोकस से पास कर देंगे। ऐसा नहीं यहाँ बैठ के हम सोच रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे ये वो सब बेटा आपको नहीं करना, वो किया हुआ ऑलरेडी, तभी रिजल्ट आया है। यहाँ पे ऐसे ये डाल देना है। जब भी आप रे कोई पैरेलल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा सकते हो बच्चों, और ये आपका ऑलमोस्ट बराबर है, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। कन्वेक्स मिरर केस में क्या होगा देखिए, ऐसा है और ये ऐसा हैचिंग किया हुआ इधर, और ये है मेरा फोकस। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रे जो पैरेलल आ रहा है क्या होगा, ये कोई रे मैंने बनाया एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इधर तो रे आ ही नहीं सकता बच्चों क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस रे को इधर ही वापस जाना है। तो कैसे जाएगा, इस पॉइंट से इसको जो है ऐसा लगेगा जैसे कि ये ऐसा लगे फोकस से ये आ रहा है, सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगे फोकस से आ रहा है, इस पॉइंट से लगता आ रहा है, ऐसा प्रतीत होगा बच्चों, ठीक। तो ये पहला था कि कोई रे यदि पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस पे जाके मिलेगा कनकेव मिरर केस में, और कन्वेक्स मिरर केस में ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है बच्चों, ठीक। ये तो पहले हो गए। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, हम लोग क्या क्या याद रखना है बच्चों। और जब इमेज बेटा हम लोग बनाएंगे तब इस चीज़ का यूज होगा। अभी कुछ जनरल रूल है जो हर मिरर में काम आएगा, इसको आपको याद ही करना होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद करना ही होगा। दूसरा देखिए बच्चों, इफ ए रे नहीं होना चाहिए बेटा, इंसिडेंट रे, ठीक। इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस का मतलब सर, मतलब बेटा जिस पाथ से रे आया उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे सर आप, बोलिए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था कि जिधर से रे आया उधर ही चला गया। ये तो सिर्फ जीरो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता तभी होता है। रे रिट्रेस कब करता है भाई साहब, भूल गए क्या, प्लेन मिरर में जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो रे वापस चले जाती है, इसको बोलते रिट्रेस करना भाई। क्या बोलते बच्चों, रिट्रेस। तो यहाँ पे भी रिट्रेस क्यों हो रहा है, तो यहाँ भी नॉर्मल